हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो जोमेटो का आईपीओ आया हुआ है उसमें हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस पे मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और मैं इसमें क्यों पैसे नहीं लगाऊंगा, वो सारी चीजें आपको डिटेल में बताऊंगा। तो यहां पर मेरी रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको लगाना है या नहीं लगाना है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि मैं क्यों नहीं लगाता हूं उसका, क्योंकि ये रीजन जानना और समझना बहुत जरूरी है कि हमें किस लिए नहीं लगाना चाहिए या किस लिए लगाना चाहिए, और लगाने से पहले कौन कौन से पॉइंट को चेक करना चाहिए। तो जैसे आपको पता है कि जब भी मैं किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मैं यहां पर थ्री काइंड को एनालिसिस हमेशा करता हूं। सबसे पहले बिजनेस को एनालाइज करते हैं, उसके बाद में हम फाइनेंशियल्स एनालाइज करते हैं और उसके बाद में हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो बिजनेस को एनालिसिस करने का बड़ा सिंपल सा रीजन होता है कि इस पर्टिकुलर बिजनेस की जो फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो कैसी है, कितना यहां से ये बिजनेस ग्रो कर सकता है और क्या वो रीजंस हैं, कितना अंडर पेनिट्रेशन है इस पर्टिकुलर बिजनेस का। तो जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो यहां पर जोमेटो के अगर बिजनेस की बात करें तो यहां से जोमेटो का बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है, बाहर के खाने का जो एक माहौल सा बना हुआ है और ये चीजें इंक्रीज होती जा रही हैं, ये बहुत ज्यादा है। एक और रीजन है कि पहले जनरली सिर्फ हस्बैंड वर्क करते थे, अभी हस्बैंड वाइफ दोनों वर्क करते हैं, बेटा भी वर्क करता है, बेटी भी वर्क करते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये अच्छी बात है कि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्क करते हैं और बेटा और बेटी दोनों वर्क करते हैं। तो लेकिन घर पर आने के बाद में शायद बनाने का टाइम किसी के पास नहीं होता और सभी थक चुके होते हैं, तो बाहर से खाना मंगाकर खाना एक आम बात हो गई है। और जोमेटो एंड स्विगी इन दोनों ने ही बाहर से खाना मंगाने को इतना आसान कर दिया है कि पहले क्या होता था कि जो बड़े रेस्टोरेंट थे सिर्फ वही अफोर्ड कर पाते थे फूड डिलीवर करने में, लेकिन अभी जो छोटे रेस्टोरेंट्स हैं वो भी अफोर्ड कर पाते हैं, क्योंकि एक छोटा सा टाई अप हो जाता है कि जोमेटो सबका फूड लेता हुआ चला जाएगा और सबको डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ चला जाएगा। जैसे पिज्जा इतना ज्यादा क्यों बिकता है, अगर पिज्जा को सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट में जाकर खाने का ही ऑप्शन हो तो उतना पिज्जा नहीं बिकेगा जितना बिकता है। सेम चीज को जो बाकी रेस्टोरेंट्स हैं जो ट्रेडिशनल फूड्स को सप्लाई करते हैं, प्रोड्यूस करके बनाकर हमें देते हैं, सर्व करते हैं, उनके लिए जोमेटो एंड स्विगी ने यह काम बड़ा आसान कर दिया है। तो आज की डेट में बिजनेस तो बहुत अच्छा है, आगे चल के अमेजिंग ग्रोथ रहेगी इस बिजनेस की, उसमें कोई दो राय नहीं है। 140 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन वाली कंट्री है, सबकी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है, सबको पढ़ने लिखने की तरफ आगे ध्यान जा रहा है, सभी अपनी अर्निंग बढ़ाने पर लगे हुए हैं, मेहनती लोग हैं सब, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। सेकंड बात करते हैं यहां पर फाइनेंशियल्स के एनालिसिस की, क्योंकि एक बार हमने बिजनेस को एनालाइज कर दिया तो सेकंड ऑप्शन, सेकंड पॉइंट आता है एनालाइज करने के लिए कि कंपनी उस बिजनेस में कैसा कर रही है। तो यहां पर अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो जोमेटो ने बिजनेस मींस इस पूरे सेक्टर में अपना जो मार्केट शेयर है उसको मेंटेन किया हुआ है, सर्विसेज अच्छी हैं एज ए कंपनी। लेकिन जितने पिछले सालों का हमें फाइनेंशियल्स अवेलेबल होने चाहिए ट्रैक रिकॉर्ड चेक करने के लिए, उतने फाइनेंशियल्स अवेलेबल नहीं हैं किसी भी पॉइंट पर। कभी भी जितने भी आईपीओज आते हैं उन सब आईपीओज के जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं पिछले काफी सारे ईयर्स के एंड पिछले काफी क्वार्टर्स के, वो अवेलेबल नहीं होते। ये अवेलेबल किसको होते हैं, ये अवेलेबल सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को होते हैं जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लार्ज अमाउंट में आईपीओ से पहले ही, जिसको प्री आईपीओ इन्वेस्टमेंट कहते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं, वही अपना ड्यू डिलिजेंस कराते हैं अपनी इंडिविजुअल टीम से। तो कंपनीज लाइक ये अपने डिलॉयट, पीडब्ल्यूसी एंड ईएनवाई एंड इस तरह की जितनी भी कंपनीज हैं, इन कंपनीज से वो पर्सनल ड्यू डिलिजेंस कराते हैं अपना। तो उन लोगों के पास एक एक्स्ट्रा एज होती है, उनको पता है कि कंपनी के कौन कौन से डेटाज हैं, कंपनी ने कैसे शुरू किया, कितना नेट प्रॉफिट था, कितना नहीं था, या फिर नेट प्रॉफिट नहीं भी था तो एबिटा कितना था, एबिटा भी नहीं था तो उससे पहले यानी कि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कैसी थी, कितनी ग्रोथ थी, कितने स्टोर्स थे, कितनी मैन पावर थी, इन सब चीजों का मींस डिटेल में पता चलता है। लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन जनरल पब्लिक के पास अवेलेबल नहीं होती। यही रीजन है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जितनी अवेलेबल होनी चाहिए उतनी नहीं होती। फिर भी अगर हम एक बार को मान लें कि चलो आज की डेट में कंपनी क्योंकि मार्केट लीडर है तो फाइनेंशियल्स अच्छे हो जाएंगे, इस चीज को अगर मान भी लिया जाए, तो उसके बाद में जो थर्ड पोर्शन आता है यहां पर टेक्निकल एनालिसिस का। अब बिना टेक्निकल एनालिसिस के हम कैसे पता करें कि कहां हमें खरीदना चाहिए और कहां हमें
बेचना चाहिए। देखो बिजनेस अच्छा है हमें पता चल गया, कंपनी अच्छी है उसमें यह भी पता चल गया, लेकिन इस कंपनी को कहां परचेज करना चाहिए और कहां सेल करना चाहिए इस चीज का सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस से पता चल सकता है, अदरवाइज नहीं पता चल सकता। तो आईपीओ का जो प्राइस है वो प्राइस के बाद में वो ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा यह जानना बहुत मुश्किल होता है। तो यहां पर जब तक टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, चार्ट्स अवेलेबल नहीं है, चार्ट्स अवेलेबल हो ही नहीं सकता क्योंकि कंपनी ने कभी ट्रेड ही नहीं किया, लिस्ट ही नहीं हुई। अभी पहले आईपीओ आएगा, एप्लीकेशन होगी, उसके बाद में फिर अलॉटमेंट होगी, उसके बाद में लिस्टिंग शुरू होगी, मींस उसके बाद में यहां पर ये ट्रेडिंग शुरू होगी। तो उसके बाद पता चलेगा जब 3-4 महीने का टेक्निकल चार्ट पैटर्न बन जाएगा। टेक्निकल चार्ट पैटर्न नहीं बनेगा तब तक कैसे पता चलेगा? तो जब तक यहां पर टेक्निकल चार्ट पैटर्न नहीं है तो यहां पर ये डिसाइड नहीं कर पाते कि कब खरीदना है कब बेचना है। ये मेरी ओपिनियन है। तो जब तक मुझे ये पता नहीं चलेगा मैं इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि गैम्बलिंग अलग चीज है एंड स्पेकुलेशन अलग चीज है। गैम्बलिंग किसे कहते हैं कि पता ही नहीं है क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है, और स्पेकुलेशन कहते हैं एक सोचा समझा, एक मेजर किया हुआ रिस्क लेना एक बड़े गेन के लिए। तो स्पेकुलेशन अलग चीज है, गैम्बलिंग अलग चीज है। यहां पर ना टेक्निकल एनालिसिस अवेलेबल है और ना ही सारे फाइनेंशियल्स अवेलेबल है, तो मैं इसको स्पेकुलेशन का नाम देने के बदले गैम्बलिंग का ही नाम दूंगा। उसका एक और रीजन है, आईपीओ के केस में जनरली क्या होता है कि अगर अच्छा है तो मिलेगा नहीं और बेकार है तो गले पड़ जाएगा। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसको ऐसे ही मानकर चलो कि आपको शादी करनी है तो आपको फोटो दिखाई गई और फोटो दिखाने से मींस लड़की से मिलने नहीं दिया गया, उससे बात नहीं करने दी गई, उसके साथ कहीं जाने नहीं दिया गया कि आप 2 घंटे 3 घंटे बैठ के बात कर सको, एक दूसरे को समझ सको। शादी करने से पहले सिर्फ फोटो दिखाई गई, उसके बाद में अच्छी निकली तो भी ठीक है, बेकार निकली तो भी ठीक है। तो यहां तो अगर अच्छी निकली तो चलो ठीक हो जाएगा, और बेकार निकली तो थोड़ा सा मींस आपको एक हिट लगेगा। लेकिन इस आईपीओ के केस में क्या होता है कि अगर अच्छी निकली तो मिलेगा नहीं और अगर बेकार निकली तो गले पड़ जाएगी। तो यहां पर दोनों ही चीजें मींस जैसे कार को लेने के केस में है, प्री लॉन्च के केस में आप ऐसे ही समझ के चलो कि कार की टेस्ट ड्राइव भी नहीं दिलाई गई, कार को अच्छे से दिखाया भी नहीं गया, आपने बुकिंग कर दी क्योंकि अभी लॉन्च हो रही है, लॉन्च से पहले की बातें हैं। प्री लॉन्च में जो बुकिंग होती है खास तौर से, तो उस केस में क्या होता है कि अच्छी निकली तो चलो ठीक है अच्छी बात है, बेकार निकली तो गलत हो जाएगा। लेकिन वहां पर अच्छी निकली तो भी मिलेगी, बेकार निकली तो भी मिलेगी। आईपीओ के केस में ऐसा नहीं होता, अच्छा निकलता है तो मिलता नहीं है, बेकार निकलता है तो मिल जाता है। अब इस चीज को मींस आईपीओ मिलना कहते नहीं, अलॉटमेंट मिलना कहते नहीं। क्या मींस 10 लोगों ने 2-2 लाख रुपए का अप्लाई किया, उनमें से सिर्फ 2 लोगों को 14,000-15,000 का मिला। मींस ऐसे थोड़ी होता है यार कि अगर अच्छा निकला तो आप समझ गए मेरी बात को मैं क्या कहना चाहता हूं। तो मेरे सारे रीजंस हैं, जब तक अपनी 3 की 3 एनालिसिस यहां पर फिट नहीं बैठती तब तक स्टॉक प्राइसेस मींस किसी भी शेयर में पैसे लगाना मेरे हिसाब से गलत होता है। ये मेरा मानना है। बिजनेस एनालिसिस होनी चाहिए, वो है यहां पर फाइनेंशियल एनालिसिस होनी चाहिए, वो आधी अधूरी है, और टेक्निकल एनालिसिस का तो नाम और निशान नहीं है। तो जुआ खेलने में मुझे मजा नहीं आता, इसलिए मैं आईपीओ में पैसे नहीं लगा रहा हूं। आपको लगाना है आप अपनी समझ के हिसाब से लगाना। मेरे सारे पॉइंट्स अपने व्यूअर्स के लिए यहां पर डिस्कस कर दिए कि विवेक भाई का आईपीओ को लेकर क्या कहना है, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरा क्या व्यू है वो मैं अपनी 1,50,000 सब्सक्राइबर्स की जो फैमिली है उसके सामने, जो आज की सिचुएशन में एक डिसीजन मेकिंग सबके माइंड में चल रही होगी, उसको लेकर मेरा क्या कहना है उस चीज को मैं आपके सामने रख सकूं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।